अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। भारत के लिए कई फायदे वाली खबरें हैं, लेकिन क्या बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि गौतम अडानी आखिर चर्चा में क्यों हैं। चर्चा चांदी के दामों पर भी होगी और बात पीएम मोदी की सिंगापुर ब्रुनोई यात्राओं पर भी होगी। साथ में ये भी जानेंगे कि कारें क्यों नहीं बिक रही। यानी आज के शो में तमाम बड़ी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले हैं पीएम मोदी, कई अहम समझौते हुए हैं। सर, ये दौरा भारत के लिए इतना अहम क्यों है? जी देखिए शुभम, जब हम बात अबू धाबी की कर रहे हैं तब यानी कि हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अपने व्यापारिक साझेदार की। जी। तो जो खबरें हमारे पास हैं, जो डेटा हमारे पास है, वो बहुत ज़्यादा हमें इस यात्रा की अहमियत को बताता है। साथ में वो ये बता रहा है कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जब ये पीएम मोदी से मिले तो दोनों नेताओं के बीच कई बड़े मुद्दों पर बात हुई, जिसमें एक बड़ा मुद्दा था परमाणु ऊर्जा का, एक बड़ा मुद्दा तेल का था, एक बड़ा मुद्दा फूड पार्क का था, और समझौतों पर बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं। यानी कि अब हम ये मान सकते हैं कि दोनों देश एक नए रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं और इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। भारत की जो पेट्रोलियम की समस्या है, गैस की जो समस्या है, एलपीजी की जो समस्या है, उसको हल करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो गेम है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत वो पूरा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने यूएई पर राज करने वाले जो घराना है, इसकी नई पीढ़ी के साथ अपने आधिकारिक तौर पर संबंध स्थापित किए हैं। अब ये मुलाकात तो कमोबेश हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मुलाकात ज़्यादा थी, इसमें बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अब वहाँ से जो क्राउन प्रिंस आए हैं उनके साथ बहुत सारे उद्योगपति भी आए हैं वहाँ के। जी। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तब शायद एक मीटिंग चल रही है मुंबई में, और मुंबई में इस मीटिंग में तमाम उद्योगपति, भारत के उद्योगपति और यूएई के उद्योगपति आमने सामने बैठ के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और इन बातों से बहुत कुछ निकलने वाला है। आप देखिए, एक जो खबर है इसके इसी बीच में वो ये कि गुजरात सरकार और अबू धाबी की एक कंपनी के बीच में एक समझौता हो गया है। भारत में कई फूड पार्क बनाए जाएंगे और 12 कहा है ना, यहाँ पर यूएई के न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर एक समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत भारत वहाँ मदद करेगा। तो एनर्जी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों देशों के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल समझौते की बात कर रहे हैं, और अबू धाबी अगले लंबे वक्त के लिए भारत को एलएनजी की सप्लाई करेगा। जी सर। एलएनजी की जब हम बात हो रही है तो हमें ये पता चल रहा है कि भारत को एक तरीके की यहाँ से ऊर्जा को लेकर जो एक यकीनन एक बहुत ही परेशानी वाली बात होती है, तो ये हमें सप्लाई के रूप में मिलेगा, और इससे हमारी तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनको भी हल दूर होंगी। अब आप गौर करेंगे तो भारत के पीएम मोदी जो है वो फरवरी में यूएई के दौरे पर गए थे, और इस दौरान भारत और मध्य पूर्व और यूरोप, इन तीनों जगहों का एक आर्थिक गलियारे का एक प्लान बना था, आपको याद होगा जी। और तब एक अंतर सरकारी ढांचा बनाने पर सहमति जताई गई थी। 2014 में पीएम जब से बने हैं पीएम मोदी, तब से उनका ये वहां 7वां दौरा था, यानी कि यूएई का 7वां दौरा। जी, लगातार वो वहां संपर्क में बने हुए हैं जी। और पीएम के तौर पर पहली बार वो गए थे अगस्त 2015 में। इसके बाद 2018 में गए, 2019 में गए। 2019 में यूएई सरकार ने मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद भी दिया था। जून 2022, जुलाई 2023 तब भी वो दुबई गए, और इस दौरान जो राष्ट्रपति हैं अल नहयान, उन्होंने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा था। जी, तो ये दोनों बहुत देशों की जो दोस्ती है वो बहुत खास है, और पीएम मोदी ने यहाँ ये बता दिया है कि मुस्लिम देशों में भी उनकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज़्यादा है। साथ में ये भी बता दिया है कि जो दोनों देश हैं उनके व्यापारिक संबंध वो मजबूत हो रहे हैं और होते रहेंगे भविष्य में। हाँ, अब देखिए, जब हम बात करते हैं व्यापार की तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। यूएई ने भारत से 2 लाख
करोड़ का इंपोर्ट किया और भारत ने वहां से 4 लाख करोड़ का सामान आयात किया। तो एक तरीके से यहाँ वित्तीय घाटा वाली स्थिति हमें नजर आती है, यानी कि यूएई से हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, वहां निर्यात हम लोग कम कर रहे हैं जी। तो जब हम वित्त वर्ष 2022-23 की बात करते हैं तो 4 लाख करोड़ रुपए का हमने इंपोर्ट किया। भारत और यूएई का एक ट्रेड पैक्ट भी साइन हो चुका है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कौन कौन से समझौते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के समझौते हैं, मेटल के समझौते हैं, स्टोन के समझौते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के समझौते हैं, मिनरल्स के समझौते हैं, फूड आइटम। अभी फूड आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, अनाज है, चीनी है, फल है, सब्जियां हैं, तो तमाम तरीके के जो समझौते हैं वो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर हैं। चाय, मांस, सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल प्रोडक्ट, तो ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर आदान और प्रदान होता है, यानी कि हम लोग भी वहां बेचते हैं, वो लोग भी यहाँ बेचते हैं, दोनों देशों के बीच इन तमाम चीजों का व्यापार होता है। और ये जो व्यापार है ये इसलिए भी है क्योंकि यूएई के अंदर 35 लाख भारतीय रहते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, और वहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसका करीब ये 30% है। और हम ये भी देख रहे हैं कि रूस जो है, रूस और सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का एक बड़ा तेल आपूर्ति करता है, और 2022-23 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार था $85 बिलियन पर था, और चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई है। और अब जो मुलाकातें हुई हैं दोनों देशों के बीच, जो बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच, जो समझौते हुए हैं, शोम यकीनन उससे मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह गेम चेंजर साबित होने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा कि अब पूरी दुनिया देखती रह गई है, मोदी जी ने बड़ा दाव खेल दिया है। चलिए, मोदी जी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, अब आने वाला भविष्य बताएगा कि किस तरीके के रिजल्ट इस दौरे से हमें देखने को मिलते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर गौतम अडानी की है। दरअसल गौतम अडानी 2028 में खरबपति बन सकते हैं और मस्क के बाद दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर बन सकते हैं। सर, ये गौतम अडानी की खबर क्या है? क्या ये उनके लिए कोई खुशखबरी है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। कौन नहीं चाहेगा खरबपति बनना, है ना। तो 2028 तक ट्रिलियनियर बन सकते हैं गौतम अडानी। ये अपने आप में जब आज खबर छपी, इसकी चर्चा हुई, तो लोग तमाम तरीके की बातें करने लगे। आप उनका जीवन देखिए, उनके जीवन का संघर्ष देखिए। एक आदमी जो स्कूटर से चलता था, एक आदमी जिसने तमाम छोटे बड़े काम किए हैं, वो आदमी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में उसने अपनी जगह बनाई है, और अब ये माना जा रहा है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे रईस आदमी हो सकता है। और 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ डॉलर उसकी संपत्ति हो सकती है, यानी कि 84 लाख करोड़ उस व्यक्ति के पास होंगे जो ट्रिलियनियर बनेगा। 84 लाख करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ा अमाउंट है। और अडानी से पहले जो टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, 2027 तक वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। एक कंपनी है, एक संस्था है, इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी, इन्होंने एक अपनी ट्रिलियन डॉलर क्लब की एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, और वहां पर यह अनुमान लगाया गया है कि गौतम अडानी इस लिस्ट में शामिल होंगे। वो दुनिया के सबसे बड़े रईसों की इस लिस्ट में, ट्रिलियनियर्स की लिस्ट में वो शामिल होंगे। अब ये जो शब्द है ट्रिलियनियर, ये किसको कहा जाता है? जैसा हमने बताया कि जिन लोगों की नेटवर्थ, यानी कि उनकी जो उनके पास जमा पूंजी है, उनकी जो जिस चीज से मैं कहूँ उसकी अमीरी को नापा जा सकता है, तो $1 ट्रिलियन हो जिस व्यक्ति के पास, वो ट्रिलियनियर कहलाएगा जी। यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर हो तो तब वो जाके ट्रिलियनियर कहलाएगा। एलन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ करीब 21 लाख करोड़ रुपए है, और गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है ये फिलहाल 7 लाख करोड़ की है। और जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इस लिस्ट में मेटा के सीईओ होंगे मार्क जुकरबर्ग, रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी होंगे, अमेजॉन के जेफ बेजोस होंगे, लेकिन ये पीछे रह जाएंगे और अडानी सबसे अडानी इन लोगों से आगे निकल जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अभी फिलहाल दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी जो पर्सनल नेटवर्थ है वो $1 करोड़ तक पहुंच गई हो। हालांकि
कुछ कंपनियां ज़रूर दुनिया में ऐसी हैं, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एप्पल की बात करें, एनवीडिया की बात करें, अमेजन की बात करें, मेटा की बात करें, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में है। अब दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर बनेंगे अडानी, ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया में चल रही हैं। और हम जब ये देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 123% की रफ्तार से गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो बढ़ रही है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में वो 13वें नंबर पर हैं। हालांकि अभी एक कंट्रोवर्सी में अडानी का नाम आया और तमाम तरीके के उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई ये जो है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने तमाम तरीके की इधर उधर की चीज़ें की कई हैं। सारे नॉर्म्स इन्होंने तोड़े। हाँ, नियम तोड़े हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि बाजार का भरोसा उनके ऊपर बरकरार है, उनके ऊपर पूरी दुनिया के निवेशकों का भरोसा बरकरार है। कई जो देश हैं उनसे ज़्यादा मतलब उनकी नेटवर्थ है और अब हम ये देख रहे हैं कि जो तमाम अनुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी दुनिया के दूसरे ट्रिलियनियर हो सकते हैं। अब ये रिपोर्ट बताती है 2027 में एलन मस्क ट्रिलियनियर बनेंगे, गौतम अडानी 2028 में ट्रिलियनियर बनेंगे। अब इनसे पीछे रह जाएंगे, सोचिए एनवीडिया के जेनसेन हुआंग उनसे पीछे हैं, है ना, वो 2028 में बनेंगे और उनकी जो संपत्ति है वो 111% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके बाद में इंडोनेशिया के प्रजोगो पांगेस्तु हैं, हम देखते हैं इस लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग हैं, इस लिस्ट में मुकेश अंबानी हैं, इस लिस्ट में स्टीव बाल्मर भी हैं। तो ये जो लिस्ट है वो हमें ये बता रही है कि ये तमाम लोग ट्रिलियनियर तो बनेंगे, लेकिन इसमें जो हम खास नाम देखते हैं, हमारे लिए दो ही नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मुकेश अंबानी का, गौतम अडानी का। और गौतम अडानी जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और रिपोर्ट मेरे पास शुभम यहाँ पर है और ये बता रही है कि गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई। 95% एक साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति का बढ़ना अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। और अंबानी परिवार को पीछे छोड़ दिया है, देश की सबसे धनवान परिवार अडानी परिवार बन गया है। और अंबानी परिवार की जो संपत्ति है 10.15 लाख करोड़ है और वहीं जो अडानी की जो संपत्ति है वो 11.62 लाख करोड़ रुपए की है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बात बताई गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि हिंडनबर्ग के जो आरोप थे इसके बाद भी गौतम अडानी और परिवार ने पिछले साल की तुलना में 95% की ग्रोथ हासिल की है। इस लिस्ट में शिवनादर परिवार का नाम है, साइरस पूनावाला परिवार का नाम है, दिलीप संघवी का नाम है, कुमार मंगलम बिरला का नाम है। 87% का उन्होंने उछाल यहाँ पर उनके वेल्थ में आया है। राधा किशन दमानी 33%, अजीज प्रेम जी 24%, नीरज बजाज 35%। और केवल यहाँ पर एक परिवार ऐसा है जो परिवार 95% तक पहुँचा है और वो है गौतम अडानी परिवार। अच्छा सर, अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर वो सामने नहीं आई होती तो मेरे ख्याल से मस्क को भी वो पीछे कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि वो मस्क को पीछे कर देंगे, लेकिन उस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बाजार पर उसका असर हमें दिखाई दिया, तमाम शेयर टूट गए। लेकिन ये टूट बहुत वक्त तक नहीं रही और जो सेबी की रिपोर्ट थी जो जिससे हमें ये पता चला कि इन आरोपों में उतना दम नहीं है जितना बताया जा रहा था, उसके बाद हिंडनबर्ग ने ताज़ा एक आरोप और लगाए। इस बार तो उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर ही आरोप लगा दिया। लेकिन गौतम अडानी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो उनकी रफ्तार है आगे बढ़ने की 95% की रफ्तार जो ये दिखाती है कि अब उन्हें ट्रिलियनियर बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। चलिए सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है गौतम अडानी के लिए। अब बढ़ते अपनी तीसरी खबर की तरफ जो है चांदी से जुड़ी हुई। दरअसल इस साल 90,000 तक चांदी के भाव जा सकते हैं। दुनिया भर की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। सर, चांदी के भाव रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, चाहे सोना हो शुभम या चांदी हो जी, गोल्ड को लेके अभी हम लोगों ने एक एपिसोड किया बिल्कुल, जिसमें हमने ये देखा कि गोल्ड को जमा करने की प्रवृत्ति न केवल लोगों में बढ़ती हमें दिखाई दे रही है बल्कि दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक वो भी गोल्ड को खरीद रहे हैं जी। अब आप चांदी की बात कर लीजिए।
तो चांदी क्यों खरीदी जा रही है, हमें यह समझना होगा। यहां पर हमें ये पता चलता है 5G टेक्नोलॉजी की वजह से चांदी खरीदी जा रही है, सेमीकंडक्टर बनाने में इनका इस्तेमाल हो रहा है इसलिए चांदी खरीदी जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, सोलर पैनल बनाने में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, और तमाम मेडिकल डिवाइस ऐसी हैं जिन्हें को बनाने में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे आप ये देखिए कि चांदी की जो ग्लोबल सप्लाई है, मांग जितनी है उससे बहुत कम है सप्लाई, तो यकीनन डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए रेट बढ़ रहे हैं। और ये वर्ल्ड सिल्वर सर्वे है, ये बताता है कि 5वें साल लगातार डिमांड के मुकाबले चांदी की सप्लाई कम रही है। 2023 में डिमांड की तुलना में 4026 टन चांदी की कमी थी, और 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ ये हमें पता चलता है कि चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बढ़ गया है, और इसके अलावा सोलर पैनल में बढ़ गया है, और अगले 2 साल में ये जो इस्तेमाल है ये 2 गुना भी हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि ईवी में 5250 टन साल चांदी लग जा रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि जब गोल्ड महंगा होता है तो आदमी निवेश करना चाहता है चांदी में, तो अभी जो गोल्ड की परिस्थिति बनी हुई है, तो आम आदमी के हाथ से, जो हमारा निचला मध्यम वर्ग हम जिसको कहते हैं, उसके हाथ से अभी हमें सोना दूर दिख रहा है। तो ऐसे में वो जो लोग हैं वो निवेश करना चाहते हैं चांदी में। अब आप देखिए कि हमने बताया था अपने पिछले एपिसोड में भी कि पूरी दुनिया के तमाम जो देश हैं उसमें से हम 2 जगह ये देख रहे हैं कि युद्ध का माहौल है, चाहे इजराइल फिलिस्तीन में हम देखते हों या हम रशिया यूक्रेन में देखते हों। तो ऐसी जो ग्लोबल स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भू राजनीतिक तनाव है, इसको देखते हुए भी जो तमाम केंद्रीय बैंक हैं वो भी सोने के साथ साथ चांदी का रिजर्व भी अपने पास बढ़ा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि और इसकी वजह, और क्या वजह है कि जो चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जो हमें ये बताती है कि औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत मांग है, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एनर्जी और हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, यहां पर भी चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। सुरक्षित संपत्ति चांदी को माना जा रहा है, इसलिए चांदी का निवेश यहां पर बढ़ रहा है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से चांदी में निवेश बढ़ रहा है। और मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि अगले कुछ महीने में चांदी की कीमतें बढ़कर 90,000 प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं। और ये लगातार देखिए, अभी जो स्थितियां हैं, अगर चांदी अभी थोड़ा सा सस्ती है फिर भी, लेकिन अगर सोने से कम, बिल्कुल सोने से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है शुभम, लेकिन लंबी अवधि में हम ये मान के चल रहे हैं कि जिन लोगों के पास में चांदी है उनको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत मुनाफा हो सकता है, क्योंकि लगातार जो चांदी की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। 2024 में ये माना जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर जो चांदी की मांग है 1.2 बिलियन औंस तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर होगा। और सिल्वर इंस्टीट्यूट के डेटा से ये भी पता चलता है कि चांदी के बर्तनों की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। तो तमाम जो वजहें हैं वो हमें ये दिखाती हैं कि चांदी में निवेश अब फायदे का सौदा हो गया है। और दुनिया में जिस तरीके से चांदी को लेकर काम हो रहा है, तो उससे यकीनन हम ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर सोना आपकी पहुंच से दूर है, तो आप चांदी में निवेश करिए। लंबे वक्त में चांदी आपको फायदा दे सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं, रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। चांदी आप किस किस तरीके से खरीद सकते हैं? आप फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं, आप सिल्वर ETF खरीद सकते हैं, और इसके अलावा आप चांदी वायदा भी खरीद सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जिस तरह आप चांदी खरीदना चाहें उस तरह आप चांदी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बताया कि चांदी का जो आप निवेश अगर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है चांदी की और सप्लाई कम है, तो इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। और आने वाला फ्यूचर भी लग रहा है जैसे 90,000 अभी पर किलो का भाव की उम्मीद है, इससे ऊपर भी चांदी जा सकती है। चलते हैं सर अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है प्रधानमंत्री की सिंगापुर ब्रुनोई यात्रा। आखिर सर ये जो यात्रा है PM मोदी की, ये चर्चा में क्यों है? जी देखिए, PM मोदी 3 और 4 तारीख को पहुंचे सिंगापुर और ब्रुनोई की यात्रा पर। जी, तो ये जो यात्राएं हैं, आप गौर करें, अभी पिछले कुछ दिनों से PM मोदी लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं।
और उनकी यात्राएं चर्चा में भी हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके की भारत की छवि बनती जा रही है, एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की छवि यहाँ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन जैसे देश अब शांति के लिए चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे। तमाम जो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं वो भी अब भारत की जो भूमिका है वो किसी छोटे मोटे या थर्ड कंट्री की तरह नहीं देख रहे, वो एक बड़े भाई के रूप में भारत को यहाँ देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं सिंगापुर और ब्रुनई दारुसलाम की, तब हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही जो देश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। यहाँ पर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस यहाँ के बड़े संसाधन हैं। और यहाँ सिंगापुर की भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर टूरिज्म की भी बहुत संभावनाएं हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो सिंगापुर है, सिंगापुर में जब पीएम मोदी गए तो वहाँ से कई बड़ी चीज़ें लेकर आए, कई बड़े वायदे लेकर आए। तो पीएम मोदी ने बंदर सेरी बेगावान में यहाँ पर एक मस्जिद का दौरा किया। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का इन्होंने दौरा किया। ब्रुनई की इस्लामी विरासत का ये प्रतीक है और ब्रुनई के 28वें सुल्तान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो जो एक मोदी की छवि बताई जाती है, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ वो यूएई से हाथ मिला रहे हैं और एक तरफ वो ब्रुनई भी जा रहे हैं, मस्जिद का दौरा भी कर रहे हैं। तो एक उस छवि को ये बदलती हैं चीज़ें, तोड़ती हैं चीज़ें। ये बताया जाता है कि नहीं भाई, ऐसी छवि नहीं है जैसी पश्चिमी मीडिया में अमूमन दिखाई गई है। दूसरी आप चीज़ देखेंगे तो ये हमें पता चलता है कि दोनों देशों ने कई कानूनों पर, खासतौर पर अनक्लॉज 1982 के अनुरूप जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ पर जो एक शांति बनी रहे उसको लेकर भी बातचीत की है। और दोनों देशों ने आसियान भारत वार्ता संबंध और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे जो बड़े मंच हैं यहाँ पर किस तरह सहयोग बने, इसको लेकर भी दोनों के बीच सहमति बनी है, इसको लेकर भी दोनों ने बात की है। और रूसी आपूर्ति के चलते भारत ने ब्रुनई से अपने तेल आयात को कम कर दिया था, लेकिन अब एलएनजी भारत खरीदेगा, है ना। अब यहाँ पे एलएनजी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। आप देखिए यूएई में भी जो एलएनजी की बात थी कि भारत ने 15 साल के लिए एलएनजी की एक समझौता किया है और यहाँ पे भी एलएनजी को लेकर बातचीत हुई है। तो एलएनजी एक मुझे ऐसा फैक्टर लग रहा है कि जो दोनों में कॉमन है और इसको लेकर भारत का यकीनन कोई बड़ा विजन मुझे यहाँ दिखाई देता है, ताकि हम देख रहे हैं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में बदलते हुए अपने आप को देख रहे हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन कारों की हम बात करने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किस तरह पेट्रोल और डीजल को पीछे छोड़ें, हम एक नए तरीके की हरित ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सिंगापुर यात्रा की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ सेमीकंडक्टर को लेकर तमाम बातें हुई हैं और रणनीतिक साझेदारी के रूप में यहाँ बातें हुई हैं। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, यहाँ अमोनिया की बात हुई है। दोनों देशों के बीच इनको लेके समझौते हुए हैं और समझौते होने की, सहयोग करने की जो बातें हुई हैं वो हुई हैं। अब सिंगापुर को क्या चाहिए हमसे? सिंगापुर को हमसे चाहिए था चावल, और ये था गैर बासमती सफ़ेद चावल। तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बात हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बात हुई है। साइबर नीति बनाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बात हुई है। फिनटेक सहयोग की बात हुई है। भारत का जो यूपीआई है क्या वो सिंगापुर में चलेगा? मैं कह रहा हूँ हाँ, अगले कुछ सालों में बिल्कुल चलेगा। और किस तरीके से दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा और इस व्यापार को किस तरह सरल किया जाएगा, सुगम बनाया जाएगा और भारतीय रुपये में ये व्यापार हो सकेगा, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी बातचीत हुई है। तो हम ये देखते हैं कि कई तरीके की बातचीत हुई है। भारत की जो लुक ईस्ट की जो नीति है और एक्ट ईस्ट की जो नीति है उसको लेकर यहाँ बातचीत हुई है। और भारत ने दोनों ही देशों के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत किए हैं, अपने रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। और मोदी की ये दोनों यात्राएं मुझे लगता है कि इनके बहुत ज़्यादा हमें आने वाले वक्त में असर दिखाई देंगे। एक बहुत छोटी सी बात मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहूँगा। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक
भागीदार है और भारत के कुल व्यापार में 3.2% हिस्सेदारी सिंगापुर की है। निवेश की जब हम बात करते हैं तो सिंगापुर ने भारत में काफ़ी निवेश किया हुआ है और भारत ने सिंगापुर में काफ़ी निवेश किया हुआ है। फिनटेक की जब हम बात करते हैं तो सिंगापुर में रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए व्यवस्थाएं बन चुकी हैं और यूपीआई पे नाउ के लिए अब एक बिल्कुल विंडो खुल गई है। और आने वाले वक्त में जब आप घूमने जाएंगे सिंगापुर या किसी काम की वजह से सिंगापुर जाएंगे तो मुझे लगता है आप भीम ऐप के जरिए, यूपीआई के जरिए आप वहां पेमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। और क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन P2P भुगतान की सुविधा भी यहां सरकारों ने शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, जो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के व्यापारी हैं और जो सिंगापुर के व्यापारी हैं वो आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो अपने आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सर अपने अगली खबर की तरफ, जो है हमारी आखिरी खबर। देश में कारें क्यों नहीं बिक रही हैं सर? एक बहुत बड़ी खबर है। कार डीलरों के पास जो है कारों का पूरा स्टॉक पड़ा है और ये जो आंकड़े हमें बताते हैं कि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ रही है भारत के अंदर। देखिए, जो डेटा है, डेटा कमोबेश यही बता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत घबराने वाली बात है, क्योंकि ये असर शायद मौसम का भी है ना। इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि अगस्त 2024 में कारों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 4.53% गिर गई है और 3.1 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। और फाडा की ओर से जो डेटा आया है, जो फाडा है यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन जो है, वहाँ से एक डेटा जारी होता है और ये वक्त वक्त पर डेटा जारी होता है और इससे ही हम सब तमाम तरीके की अनुमान लगाते हैं। तमाम तरीके की जो बड़ी तस्वीर है, ये फाडा का डेटा हम लोगों को वो दिखाता है। तो फाडा के डेटा से कई चीज़ें पता चली हैं शुभम, और गुरुवार को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। तो और कारों की बिक्री का डेटा सरकार भी जारी करती है, तो ये पता चलता है पिछली तिमाही के मुकाबले कारों की बिक्री 3.46% गिर गई है। तो ये माना जा रहा है एक तो मानसून सीजन इस बार कुछ अजीब था, बहुत बारिश हुई, कई जगह जल भराव की स्थितियां थी। तो एक तो हमें ये पता चला कि बाढ़ के हालातों की वजह से ये जो ऑटो रिटेल मार्केट है इस पे असर हुआ। साथ में हमें ये पता चलता है कि जो कारों की बिक्री है 4.53% घटकर 3.1 लाख यूनिट पर पहुंच गई। और ये जो बात है ईयर ऑन ईयर की है, पिछले साल के मुकाबले इतनी बिक्री घटी है। टू व्हीलर की जब हम बात करते हैं तो 6.3% टू व्हीलर की बिक्री बढ़ गई, 13.4 लाख यूनिट बिकी हैं साल के आधार पर। तुलना जब हम करते हैं तब हमें ये पता चला। थ्री व्हीलर की जब हम बात करते हैं तो 1.6% उसकी बिक्री बढ़ गई है। कमर्शियल व्हीकल की जब हम बात करते हैं तो 6.1% बिक्री यहाँ घट गई है। और जो टोटल रिटेल बिक्री है वो 2.9% बढ़ गई है, 18.9 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। यानी कि 18.9 लाख यानी कि करीब 18,90,000 यूनिट्स बिकी हैं और अलग अलग तरीके की बिकी हैं। इसमें टू व्हीलर भी हैं, थ्री व्हीलर भी हैं, इसमें कमर्शियल व्हीकल भी हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम तस्वीर देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि कारों की जो बिक्री है वो कम हो गई है। साथ में हमें इसमें यह भी पता चल रहा है कि जो स्टॉक है वो 70 से 75 दिनों तक अब जो डीलर्स हैं उनके पास में रखा हुआ है। यानी कि इन्वेंट्री करीब 7.8 लाख वाहनों की है। इन्वेंट्री का अर्थ है कि इतने वाहन वहां खड़े हुए हैं जो बिक नहीं पा रहे हैं और इनकी कीमत 77,800 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी इतनी गाड़ियां बन गई हैं, खड़ी हुई हैं और बिक नहीं रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति है और ये हमें पता चल रहा है कि अगर इन्वेंटरी ओवरलोड होता है, अगर गाड़ियां बन रही हैं, खड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं, तो ये बहुत ही परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि डीलरों के लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी है और साथ में ये परेशानी कंपनियों के लिए भी है, क्योंकि कंपनियां विस्तार के लिए सोचती हैं। कंपनियां ये सोच रही हैं कि हमें एक नया प्लांट लगाना है। मारुति के हमने पिछले दिनों देखा कि तमाम तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन अगर गाड़ियां बन के डीलर के पास खड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं, लोग उन्हें ले नहीं रहे हैं, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है, या अब आप देखिए किसान कब गाड़ी खरीद पाता है? किसान की जब फसल
बिक जाती है तब शायद वो गाड़ी खरीद पाता है, जब उसके पास पैसे होते हैं। जब किसी व्यापारी का बिजनेस अच्छा चलता है तब वो गाड़ी खरीद पाता है। तो गाड़ी बिक क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। क्या किसानों के पास पैसे नहीं है? क्या मझोले व्यापारियों के पास पैसे नहीं है? क्या जो उद्योग धंधे वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है? या हम केवल और केवल ये कहें कि ये तो मौसम का असर था और हम ये सोचना बंद कर दें कि आखिर हुआ क्या? तो ये एक बार सोचना पड़ेगा कि गाड़ियों की बिक्री अचानक इतना कम क्यों हो गई है और ये जो इन्वेंट्री है अब इसका क्या होने वाला है। हाँ, ये चिंता की बात तो है। जी, चिंता की बात तो है आने वाले समय में ऑटो सेक्टर के लिए क्योंकि देखिए किसी भी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी के लिए एक ज़रूरी बात होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना है वो जल्दी बिके, उसकी खपत मार्केट में होती रहे, तब देश की इकोनॉमी मजबूत बनती है। तो चलिए, कारोबार से जुड़ी हुई ये कुछ बड़ी खबरें आपके लिए थी जो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल अमर उजाला को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।